बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिदा जफर घुम्मन एंड यू वाचिंग योर वेरी ओन एंड फेवरेट शो सिटी एट 10। दुआ और उम्मीद यही है कि आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से हैं, खुश हैं। और एक अच्छी बात के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं, जो कि मैंने पढ़ी आज सुबह। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों को पाया जिनके अंदर ऐब नहीं थे और वो लोगों के ऐब बयान करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर ऐब पैदा कर दिए। इसी तरह फिर उन्होंने कुछ लोगों को पाया जिनके अंदर ऐब मौजूद थे, लेकिन क्योंकि वो लोगों के ऐब छुपाते थे तो अल्लाह ताला ने उनके अंदर के ऐब ख़त्म कर दिए। तो ये जो लोगों के ऐब छुपाते हैं ना, ये उस पर खामोशी इख्तियार कर लेना, ये आपके किरदार का इम्तिहान होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर किसी के अंदर आपको कोई ऐब नज़र भी आ रहा है तो सबसे पहले तो उस पर खामोशी इख्तियार कीजिए, फिर उस ऐब को अपने अंदर तलाश करने की कोशिश कीजिए और उसे बदलने की कोशिश कीजिए। इसी प्यारी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं। तो ये हैं जी आज की हमारी खबरें, जिनको डिस्कस करने के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं इमरान यूनुस और इरफान मलिक। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर योर टाइम। तो आज एक और दौरा वज़ीर आला का, वहाँ से हम आगाज़ करते हैं कि निगरान वज़ीर आला ने जनरल हस्पताल का 3 घंटे, इमरान आपसे शुरू करूँगी, दौरा किया है। और किसी भी हस्पताल में वो जाते हैं तो 3-4 घंटे का ये स्टे होता है और फिर जितने भी गफलत होती है उस पर वो खुद एक्शन लेते हैं। और ये कोई पहला दौरा नहीं है, मतलब एक के बाद एक उनको जाना पड़ता है, फिर उनको हिदायत जारी करनी पड़ती है। तो क्या यही सोल्यूशन है? कल MSB तब्दील किए गए हैं, लेकिन इससे क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है ये कि उनके दौरे के बाद तो फ़ौरन से हलचल मचती है, सब मुतहरिक होते हैं और सब चीज़ें ठीक कर दी जाती हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म चीज़ों के हवाले से अगर जो आप बात कर रही हैं तो जैसा सरबरा इस वक्त वज़ीर आला के तौर पे सूबे में मौजूद है, जो मुस्तकिल 4-4, 5-5 सालों के लिए, 8-8 सालों के लिए भी जो सरबरा आते हैं, कम अज़ कम वो भी थोड़ी सी ऐसी तकलीफ लें तो ऐसे हालात जो हैं बिल्कुल बहुत बेहतर हों। दूसरी बात ये है कि ये तो हर शहरी की सोच है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनसे 1000 दर्जे बेहतर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। हालांकि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें मशीनरी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होती है। उसके साथ साथ डॉक्टर जो हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं वही सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं। सुबह सरकारी हॉस्पिटल करते हैं और उसके बाद वो अपना प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल जो है उसमें जाते हैं। अच्छा, बात जो शिकायत होती है वो यही होती है कि सरकारी हॉस्पिटल में सहूलियात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि सरकारी हॉस्पिटल्स के पास फंड्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उनका काम करने को दिल नहीं करता। ठीक है, उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। जिसकी वाज़े मिसाल जो है ये अभी निगरान हुकूमत में जो वज़ीर आला ने जो दौरे किए उसमें खुलकर सामने आ गया है। और आप ये देखें कि निगरान वज़ीर आला के जो मरीज़ों को बेहतर सहूलियात की फ़राहमी के लिए दौरे हैं, वो हर हॉस्पिटल में, जिस भी हॉस्पिटल में गए हैं अभी तक, वो 2 से 3 घंटे के दौरे जो हैं वो हुए हैं। अब आप खुद सोचें कि वज़ीर आला ने इतने दौरे किए हैं सरकारी हॉस्पिटल में, बाकी जो मानदा हॉस्पिटल रह गए थे उनको कम से कम इस चीज़ का एहसास करना चाहिए था कि हमारा नंबर ना लग जाए। और वही कल जनरल हॉस्पिटल के साथ हुआ है। आप ये देखें ना कि कुछ दिमाग में कोई बात आती है कि जनरल हॉस्पिटल जैसा इतना बड़ा हॉस्पिटल और उसके बेड जो है वो ईंटों पर खड़े हैं और बाकी वहाँ पर जो सहूलियात थी वो कल वज़ीर आला ने फिर 3 घंटे का, इतनी बुरी सूरत हाल होती है। जैसा कि एक वहाँ पे मरीज भी था, खुद उन्होंने शिकायत सुनी। वो देखे ना आप तस्वीर में, यकीन जाने जो तस्वीर हमारी सिटी 42 के न्यूज़पेपर में छपी हुई है, लिटरली आप उसको सोचें तो उसकी तकलीफ का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं कि एक बेटा अपनी माँ के इलाज के लिए किस कदर तकलीफ में है कि वो रोना शुरू हो गया वज़ीर आला को देखकर। और ये लोगों का मेरे ख्याल से वज़ीर आला के साथ प्यार है कि वज़ीर आला अगर इधर आ गए हैं तो यकीनन अब हमारा इलाज जो है वो होगा। इसी सूरत हाल को देखते हुए कल MS और AMS जो है उनको ओहदों पर हटाया गया है और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल वज़ीर आला ने भी कहा है कि अगर किसी को ओहदे से हटाया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए ताकि कारकर्दगी बेहतर हो सके। ये वही बात होगी जो मैंने कहा कि पहले वज़ीर आला ने जो सरकारी हॉस्पिटल के दौरे किए तो बाकी जो हॉस्पिटल वाले थे उनकी इंतजामिया को होश के नाखुन लेने चाहिए थे कि यार हमारे पास पैसे भी मौजूद हैं, फंड्स भी मौजूद है और अगर हम मांगेंगे तो फिर भी हमें फंड्स मिल जाएंगे। क्योंकि वज़ीर आला ने कई ऐसे इजलास किए हैं जिसमें हॉस्पिटल्स के लिए बेतहाशा करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं वो जारी किए गए हैं ताकि जो मिसिंग फैसिलिटीज हैं उनको पूरा किया जाए। लेकिन ये लोग काम करने को तैयार नहीं है, इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, उनको यूटिलाइज ही नहीं किया जाता। हर चीज़ जो है वो फंड्स पे डाल दी जाती है कि हमारे पास फंड्स ही मौजूद नहीं है। और मौजूदा हुकूमत में इरफान मलिक, हमें पता चल रहा है कि निगरान वज़ीर जिस तरह से दौरे करने हैं, इस सेक्टर पे भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और कहाँ कहाँ लूप होल्स थे उन पर तवज्जो दी जा रही है। जो गफलत के मुर्तकिब हैं उनको सजाएं दी जा रही हैं। अगर शुरू से ये रवैया रखा जाता तो आज हालत कितनी बेहतर होती। बेटा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसको शुरू से
जो है सिलसिले को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जो गवर्नमेंट आई उसकी तरजीहात जो है जब वो हुकूमत में नहीं होते तब उनकी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल होती हैं, तालीम, सेहत, इन चीज़ों को वो तरजीहात में शामिल रखते हैं। जब वो हुकूमत में आते हैं तो ये चीज़ें उनकी तरजीहात में नहीं रहती और उसका जो खमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ता है। दूसरी जानिब एक और चीज़ भी है कि ये तमाम हॉस्पिटल जो हैं इनको चेक एंड बैलेंस भी इनका है, जो कि आपके पास सिस्टम मौजूद है कि एमएस है, आपके पास एमएस है, उसके ऊपर सेक्रेटरी है, उसके ऊपर फिर आगे पूरा महकमा है हेल्थ, उसके फिर आगे जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं। बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये अमले काम नहीं क्यों नहीं करते, इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जो लोग जिनको हटाया गया है, आज ये एमएस किसी यहाँ से इस हॉस्पिटल से हटा, एएमएस हटा था, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, महीने बाद, 2 माह बाद या 5 माह बाद यही एमएस किसी और हॉस्पिटल में लगा होगा, वहाँ पे भी यही कर रहा होगा। इसी तरह तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर भी यही सूरत हाल है कि अगर कोई गलती करता है उसको ओहदे से हटा दिया जाता है, फिर क्या होता है कि वो दोबारा से उन सीटों के ऊपर आके विराजमान हो जाते हैं। इस सिस्टम को ब्रेक करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। जब तक ये नहीं होगा आप ऐसे ही हालात देखते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब कितने विज़िट कर लेंगे? पंजाब के अंदर इतने हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो तमाम हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे? अगर वो फ़र्ज़ करें चले भी जाएँ तो वहाँ पे क्या होगा? 3 घंटे गुजारेंगे वहाँ पे, फौरी तौर पे ऑर्डर कर दिया जाएगा कि इन चीज़ों को बेहतर करें। क्या वो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? नहीं होंगी। ये सिर्फ जो है मैं समझता हूँ कि इसमें जो इसको बेहतरी के लिए आपको सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा, उस सिस्टम को जो कि इस सिस्टम को दीमक तरह चाट रहा है। जब तक आप इसको नहीं ठीक करेंगे, ऐसे अफराद जो कोताही करते हैं, जो गलती करते हैं, जो जिनकी वजह से लोगों की जानें जो हैं वो ख़तरे में जाती हैं, तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होगी, तो फिर ये चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज़ आप इसी तरह देखते हैं। इरफान भाई, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ। देखें, वज़ीर आला हॉस्पिटल के दौरे कर रहे हैं, ये वज़ीर आला का काम नहीं है, वज़ीर आला का काम नहीं है। ये काम किसका है? ये काम सेक्रेटरीज का है। सेक्रेटरी किस लिए रखे होते हैं? और आपके पास हेल्थ के 2 सेक्रेटरी हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी अलग है, स्पेशलाइज्ड अलग है। ये उनका काम है। मेरे ख्याल से वज़ीर आला जो है सेक्रेटरीज को हटाना चाहिए। ये उनके जिम्मे है, ये उनके जिम्मे, उनको करना चाहिए। हॉस्पिटल वो ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं। जिम्मेदार तो एमएस ही है ना। एमएस को आपने बिठाया, उसके साथ एमएस दिया, एएमएस दिया। अगर वो अकाउंटेबिलिटी फील उससे करेंगे, हाँ, उससे तो जवाब तलब करना है ना, वो सेक्रेटरी कर नहीं रहे, लेना, तो वो मामला फिर ऐसे ही चलेंगे। ये पूरी की पूरी चेन चलती है। फंड्स की जो बात हम लोग कर रहे थे कि इमरान कह रहे थे कि फंड इनके पास बहुत है, और वाकई ये बात ठीक है। फंड्स बेशुमार फंड्स होते हैं। असल चीज़ है जो वहाँ पे नाहल लोग बैठे होते हैं उनको इतनी सेंस नहीं होती कि हमने इन पैसों को यूटिलाइज कैसे करना है। अब ये सेंस होने के साथ साथ इनके अंदर लालच भी होती है कि इस सारे पैसे को हमने इस्तेमाल कर लिया तो हमारे लिए क्या बचेगा। इसी बात से एक और खबर है कि अस्पतालों की तामीर मरम्मत के लिए 3 अरब रुपए अब जारी किए गए हैं। अब ये 3 अरब इज अ ह्यूज अमाउंट। वैसे खैर मतलब अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट इससे ज्यादा आगे क्या कर सकती है, लेकिन ये यूटिलाइज होंगे या नहीं होंगे, किस तरह से किए जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये 3 अरब रुपए जो हैं ये आपको अभी समझे कि साल की ये पहली किस्त मिली है और अभी 3 इंस्टॉलमेंट आपको और मिली है। ये 12 अरब रुपया पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से रखा गया था, जो कि 11 हॉस्पिटल पंजाब के, लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला के अंदर जो 11 हॉस्पिटल्स हैं, इनको जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हॉस्पिटल्स के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि आप जब भी कोई गवर्नमेंट आती थी तो आप यही सुनते थे कि वो कह रहे थे कि हम कभी फ़लाँ जगह के ऊपर नया हॉस्पिटल बना रहे हैं, कभी किसी जगह के ऊपर फ़लाँ हॉस्पिटल बनाने की प्लान कर रहे हैं। तो नए हॉस्पिटल बनाने से पहले आप जो हॉस्पिटल मौजूद हैं, जो वर्किंग कंडीशन में हैं, उनको तो बेहतर करें। तो इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये अहकाम दिए गए थे कि इन तमाम जो 11 हॉस्पिटल्स हैं इसको जो है अपग्रेड किया जाएगा। लोड भी ज़्यादा है, लोड भी ज़्यादा है, और वैसे भी ये वो हॉस्पिटल्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग में हैं। अब देखिए पंजाब में कई मैं हॉस्पिटल ऐसे भी जानता हूँ जो जिनकी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं लेकिन उनको हैंड ओवर नहीं किया गया, उनके ऊपर भी वर्किंग जारी है। और इसमें एक ऐसी जो मिसाल जी थी वो मुल्तान में हमें नज़र आई थी, जहाँ पे एक हॉस्पिटल बना जो इसके लिए जच्चा बच्चा सेंटर था, लेकिन वो इतना बेहतरीन हॉस्पिटल था और अरसा दराज से वो चल नहीं रहा था। फिर उसको जो DHQ हॉस्पिटल था
मुल्तान का, उसके जो ज़ेर साया किया गया और उसमें उसको बल्कि वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि आप जो वसाइल हैं उसको यूटिलाइज़ करें। ये ना हो कि वो वसाइल जो हैं वो बाद में पता चले कि महकमा हेल्थ ने इतने अरब रुपए जो हैं वो वापस सरेंडर कर दिए हुकूमत को अपने बजट में, क्योंकि इससे पहले जो हुकूमतें आती रही हैं वो भी तो फंड जारी करती रही हैं और इसी हिसाब से, लेकिन फंड्स मिलते हैं। असल चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी। जो आपका एमएस बैठा है, सेक्रेटरीज बैठे हैं, महकमे बैठे हैं, ये लोग अकाउंटेबल नहीं थे। अभी भी इनके ऊपर आप अकाउंटेबिलिटी वैसे अभी तक टाइट नहीं हुई। आपने अगर सरबराह ठीक होगा तो बाकी जो टीम है ऑटोमेटिकली अभी आपने एमएस एएमएस जो है इसको चेंज कर दिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो दोबारा से 4 माह बाद या 2 माह बाद दोबारा से आ जाएंगे। तो ये सिलसिला इसको तोड़ना चाहिए। जो लोग अगर गिल्टी हो, पहले तो उनको फौरी तौर पे ओहदे से हटाना भी मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है। आप इंक्वायरी करें, इन्वेस्टिगेट करें, उसके बाद उसको ओहदे से हटाएं और उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई करें कि उसकी नाअहली की वजह से कानूनी सजाएं दी जाए। इसमें अक्सर जो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है ना, जिसमें एमएस है, डीएमएस है और बाकी जो फाइनेंस के मामलात है ना, वो अक्सर मशीनरी खरीदने और फंड्स खर्च करने में भी डरते हैं। वो क्यों डरते हैं? वो ऑडिट से डरते हैं। अब पता नहीं ऑडिट में क्या कदगने हैं कि क्या मसाइल हैं कि वो लोग ऑडिट से भी डरते हैं। इसका मतलब है, वाज़ेह मिसाल है कि उनका जो ये डर है कि भाई हम ऑडिट पैरा में आ जाएंगे, हम ऑडिट पैरा में आ जाएंगे, इट मींस कि ऑडिट पैरा में जो ऑडिट करने वाले हैं वहां पर भी कुछ मसाइल हैं, वहां पर भी कोई इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये लोग अपने फंड जो हैं वो खर्च नहीं करते। आप देखें ना कि वज़ीर आला ने एक जो हॉस्पिटल का दौरा किया था और वहां पर 1 साल से जो एसी का बिल अदायगियां जो हैं एसी की वो नहीं की गई थी और पूरे साल से एसी नहीं चल रहे थे। तो ये भी कई मसाइल थे। उस ठेकेदार ने भी यही कहा था कि जी मुझे ये कह रहे हैं कि जी ऑडिट का चक्कर है, ऑडिट का मसला है, ऑडिड का मसला है। अब इन तमाम चीजों को, ये एक चेन है पूरी जिसको देखना होगा और इसकी जिम्मेदारी अब वज़ीर आला की नहीं है। क्या अब यही रह गया है, या तो वज़ीर आला हर सरकारी हॉस्पिटल के बाहर अपनी चेयर रख के बैठ जाए या अपनी एक फोटो कॉपी करवा के डोर पे लगा दें कि कम अज कम डॉक्टर और हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है वो डर जाए। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम जो ओवरऑल है वो बेटर करने की जरूरत है ताकि लोगों को पता हो कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है हमने उसको पूरा करना है। अगर पूरा नहीं करेंगे तो ये हमें सजा मिलेगी और इसका कोई कम बैक नहीं होगा। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो कि है कि शहर में बिजली के तमाम पोल्स की अर्थिंग करने का हतमी फैसला किया गया है। एक बहुत बड़ा मसला, थोड़ी सी बारिश होती है शहर में और इस तरह के इंतहाई अफसोसनाक वाकयात करंट लगने के पेश आते हैं क्योंकि जो वायरिंग का निज़ाम है पूरा वो नाकिस है शहर में। और आगे पीछे भी अगर बच्चे जो हैं गली में मोहल्लों में पोल्स के साथ लग के इस तरह अपनी जान गंवा बैठते हैं और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, लेकिन इस हवाले से अब इक़दाम किया जा रहा है और शहरियों को करंट से बचाने के लिए ये एक मंसूबा है इमरान जिस पर काम शुरू कर दिया गया है। क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखें जी, बिल्कुल जब भी किसी खंबे की तनसीब यकीनी बनाई जाती है तो उसके साथ अर्थिंग रॉड जो है वो लाजमी मौजूद होते हैं और किए भी जाते हैं। लेकिन हमेशा ये देखने में आया है कि जब भी बारिश के बाद पानी इकट्ठा होता है तो स्पेशली पोल्स के करीब ऐसे कई वाक़यात जो हैं वो हम सोशल मीडिया पे भी हम फुटेजेस जो है वो ख़ुद देखते हैं और ख़ुद बाज़ का हम खुद भी कवरेज जो है वो करते हैं कि जी बारिशी पानी के बाद जो पोल है उसमें करंट आ गया और कई शहरी जो है वो बेचारे जहाँ भाग हो जाते हैं इस सिलसिले में। तो ऑलरेडी ये सिस्टम तो मौजूद है लेकिन अब शायद वो नाकारा हो चुका है। शायद उसकी बेहतरी के लिए जो है वो अब करोड़ों रुपए के इस हवाले से अर्थिंग रॉड जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे। और इसके साथ साथ जो इसमें ख़ास बात जो है वो ये भी थी कि जो घरों की वायरिंग टेस्ट जो है वो भी उसमें किए जाएंगे। मेरे ख्याल से घरों के अंदर की जो वायरिंग है उसको टेस्ट करने से 1000 दर्जे बेहतर ये है कि जो कंपनीज वायर बनाती हैं उनको लाजमी जो सर्टिफिकेट है वो वापडा से मिले, लेस्को से मिले। अच्छा। कि जो कंपनियां तारे बनाती हैं करंट की उनके लिए ये ज़रूरी होना चाहिए कि वो एक टेस्ट जो है वो लेस्को का भी पास करें कि आया कि उनकी जो वायर वो बना रहे हैं, जो मार्केट में बेच रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि हमेशा ये शॉर्ट सर्किट के वाक़यात जो है वो होते हैं। हमारे कई अहम प्लाजे जो हैं वो बेचारे
आग की नज़र जो है वो हो चुके हैं। मेरा अपना घर लास्ट ईयर जो है वो ऐसे हो ही, जाती हैं वायर्स और शॉर्ट सर्किट मेरे अपने घर में जो है वो ऐसा एक वाकया जो है वो हो चुका है कि लाइट गई हुई थी, उसके बाद लाइट आई और शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद मेरे घर का काफ़ी सामान जो है वो ड्राइंग रूम का जल गया, सोफे जल गए, दीवारें पैनलिंग जो है वो छत की वो जल गई। तो ये यही वजह होती है कि मार्केट से जो ठेकेदार होता है वो वायर, सस्ती वायर लेके लगा देता है। खैर ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जी वो आएगा, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर आएगा और उसके बाद नुमाइंदा रिपोर्ट जो है वो बनाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो अमल है ना लेस्को का, ये बड़ा टफ होगा। क्यों? माजरत के साथ से रिश्वत का बाजार जो है ना वो भी गर्म होगा, करप्शन का बाजार जो है ना वो गर्म होगा। कि पहले ही माजरत के साथ लेस्को में इतनी ज़्यादा करप्शन है, आपके लाइनमैन, आपके रीडर, उनसे बात कर ले वो कहते हैं जी कि हिस्सा ऊपर तक जाता है। खैर इसमें पता नहीं कितनी सदाकत है, लेकिन वो लोग ये कहते हैं। लेकिन अब जब इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर आएगा और एक टेस्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार करेगा तो क्या उसमें वो अंडर द टेबल मनी नहीं लेगा? ऐसे कई वाकयात जो हैं वो होंगे। तो मेरे ख्याल से आप जड़ से पकड़े, जो कंपनीज भी वायर बनाती हैं आप उसको लाजिम करार दे दें कि मार्केट में अपनी वायर इंट्रोड्यूस करवाने से पहले या सामान भिजवाने से पहले वो लेस्को से सर्टिफाई जरूर करें। और एक ये भी बहुत बड़ा मसला है ना, हमारे जैसे घरों के बाहर पोल्स लगे होते हैं और बिल्कुल जो तारें हैं वो जमीन पे लटक रही होती हैं, दीवारों के साथ लग रही होती हैं, गेट्स के साथ लग रही होती हैं। अंदरून चले जाए आपको आसमान नजर नहीं आता, सिर्फ तारें नजर आती हैं। ये इतनी खतरनाक एक वायरिंग सिस्टम है शहर में जिसपे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और इसकी वजह से बहुत हादसा घरों में भी होते हैं कि गेट में करंट आ जाता है। इवन के दीवारों में आपको अप्लायंस टच करते हैं उसमें करंट होता है आफ्टर बारिश स्पेसिफिकली। तो इस हवाले से अब क्या, ठीक है प्लानिंग कर ली गई है फार्मली, लेकिन भारत में ना चंद साल पहले एक मूवी बनी थी टॉयलेट के ऊपर, तो पूरी दुनिया में बड़ी बातें हुई और पाकिस्तान में खसूसी तौर पे इसके ऊपर बड़ी बहस हुई कि देखिए जी भारत इतना तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुका है, अभी तक वहाँ पे टॉयलेट नहीं है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि खंबे के साथ आपने अर्थ वायर लगानी है, आपकी तारें ठीक होनी है, ये बेसिक चीज़ें हैं। हम आज तक इसके ऊपर काम नहीं कर सके और हम बातें करते हैं कि हमने उनके साथ मुकाबला करना है, फलां से मुकाबला करना है, हमने अपनी मईशत को बेहतर। ये बेसिक चीज़ें हैं, जाने बचाने के लिए, जान बचाने के लिए तमाम इकदाम किए जाते हैं। हम यहाँ पे हेलमेट नहीं पहनते कि जी नहीं ट्रैफिक वार्डर नज़र आएगा चालान करेगा फिर ही हम पहनेंगे, वो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए। हम अर्थ वायर का इस्तेमाल नहीं करते, क्यों नहीं करते? वो बाजी हमें पैसे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और उससे बाद में क्या होता है, 1000 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। और उससे क्या होता है कि आप देहात में जाके देखें, कई जानवर आज भी बारिश हो जाए अल्लाह ना करे तो आपको रिपोर्ट मिलेगी, रेस्क्यू 112 बताएगा जी फलां जगह के ऊपर हादसे में दर्जनों भैंसें मर गई, लोग मर गए, बच्चे मर गए। ये बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा, आप घर घर जाके उसकी वायरिंग चेक करने की बजाय अपनी वायरिंग ठीक करें। अब इशू क्या होता है कि कभी आपका जो है करंट तेज़ हो जाता है, कभी लो हो जाता है, उसके बाद आपकी शॉर्ट सर्किटिंग होती है। जब आप ज़्यादा बार लाइट आने जाने से ट्रिपिंग से भी जब आपके बार बार ज़्यादा लोड आ जाएगा बिजली की तारों में, तो उससे क्या होता है होम अप्लायंसेस जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। कई ऐसे वाक़यात जो रिपोर्ट हुए, उसकी बेसिक वजह ये थी कि अचानक से करंट जो है वो तेज़ हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि तमाम जो होम अप्लायंसेस जो है वो जल गई और उसके बाद लोगों की जानें भी ऐसे वाक़यात के अंदर गई। तो इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए पहले अपने सिस्टम को बेहतर करना है। यहाँ पे इशू ये है कि हम लोग अपनी चीज़ बेहतर नहीं करते, हम अगले को कहते हैं कि इसका काम गलत है जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। जब तक हम अपनी चीज़ें बेहतर नहीं करेंगे, अपना पहले सिस्टम आप बेहतर कर लें, उसके बाद आप घरों में जाके कहें कि भाई आपकी वायरिंग ठीक नहीं है। जब अपना सिस्टम ठीक नहीं है, जैसे आपने बात की कि अंदरून शहर में इमरान ने बात की कि आसमान नज़र नहीं आता, ये वाकई ये चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं लाहौर शहर के अंदर। बेसिक चीज़ें हैं कि आपकी तारें जो हैं, गलियाँ आपकी छोटी हैं, बीच में अगर खंबा लगा है तो उसने सेंटर से हाई वोल्टेज तार जो है वो गुजरनी है और वो इतनी हाइट पे नहीं है कि वो उसको टच ना किया जा सके। वो 15 से 20 फीट के फासले के 15 से 20 फीट की हाइट के दरमियान है, जो कि किसी भी एक मंजिला इमारत से खड़ा होकर आराम से उसको टच किया जा सकता है। हमने इन चीज़ों को पहले बेहतर करना है कि हम कम से कम उन चीज़ों को बेहतर करते हुए जो बेसिक वायर है, हमारी जो हाई वोल्टेज वायर है, इसको कवर कर लें। हम अभी तक अपनी हाई वोल्टेज वायर जो है इसको कवर नहीं कर पाए, हम अपनी तारों को बेहतर नहीं कर पाए, तो हम घरों में जाके लोगों को कहेंगे कि अपनी वायरिंग टेस्ट करवाएं। बात वही है कि अपनी
जो है वो जेब खर्च बनाने के लिए, अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए इस तरह की तजावीज़ दी जाती हैं कि घरों में जाके जी वायरिंग हम चेक करते हैं। अपने सिस्टम हमने बेहतर नहीं करने, वही होगा घरों में जाएंगे। जैसे मीटर रीडर, गर्मियों का दिन, ये गर्मियों का सीज़न चला, कई ऐसे मीटर रीडर हैं जिन्होंने अपने इलाकों में नई गाड़ियाँ भी ले ली, उन्होंने प्लॉट्स भी ले लिए होंगे, घर भी ले लिए होंगे, क्योंकि ये सीजन था। वो तरक्की ही नहीं लेते, वो तरक्की नहीं लेते, हाँ, वो कहते हैं हमने उनका सीजन है ये, लाइनमैन और मीटर रीडर जो है इसको यूटिलाइज करते हैं और इस तरह की चीजें जो हैं अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बता दी जाती हैं। देखिए जी अब हम तजावीज़ तो अच्छी दी गई है, खैर अगर देर आयत दुरुस्त आयत, अगर ठीक है इस बात पे तवज्जो दी जा रही है तो एक अच्छा इकदाम है। लेट्स होप कि इस पर काम भी किया जाएगा, अमल दरामद भी होगा और आवाम का भी कोई फ़ायदा होगा। यहाँ एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे अपनी अगली खबर के साथ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अहम खबर यहाँ पे शामिल करें। मे भी हम यही बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसात होते हैं और म्यू अस्पताल में एक खबर आ गई है। और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि है कि ड्राइविंग लाइसेंस में अब 2 नंबरी नहीं चलेगी। ई टेस्ट के दौरान उम्मीदवार के करीब कैमरा लगाया जाएगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लाइसेंस हासिल करना काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी आसान होता है, जो कि अब मुश्किल बना दिया गया है और प्रॉपर जो है इसमें अब 2 नंबरी नहीं हो सकेगी। इमरान देखिए जी, ड्राइविंग लाइसेंस, पहली बात तो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ उसके पास होना चाहिए जिसको ड्राइविंग आती है। पहले ये होता था, माजी की मैं बात कर रहा हूँ, ये रिसेंटली अभी की बात नहीं कर रहा, माजी की पुरानी बात कर रहा हूँ कि पहले ये होता था जिसको ड्राइविंग नहीं भी आती वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर लेता था और उसके कई तरीके थे जिनको डिस्कस ना किया जाए तो बेहतर है। लेकिन काफ़ी हद तक पिछले कुछ सालों में इस पर काबू जो है वो पा लिया गया और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट जो है वो लाजमी करार दे दिया गया। कुछ लूप होल्स जो हैं वो थे उसमें, वो कई बार ऑब्वियसली अब हम चूँकि सारा दिन फील्ड में घूमते हैं तो हमें ऐसी चीज़ें पता चलती रहती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना वो लूप होल्स थे कि किसी तरीके से कोई ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हासिल कर लेता था, चाहे वो गाड़ी में बैठ के ड्राइविंग टेस्ट भी दे रहा है फिर भी वो जो है वो उसको किसी ना किसी तरीके से पास कर दिया जाता था। लेकिन ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और जो है वो आपको बताना चाहूँगा, जो कि मैंने अपने ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद करवानी थी और ये जो पुलिस मरकज़ सेंटर बने हुए हैं हर जगह पर, आप यकीन जानें, चूँकि मेरा घर इकबाल टाउन में है तो मैं मून मार्केट इकबाल टाउन, मैं वाकई समझ रहा था कि शायद ड्राइविंग लाइसेंस जो है चूँकि कई सालों बाद बनाना था तो मैंने कहा कि शायद बड़ा मुश्किल अमल होगा। आप यकीन जाने मैं वो जो खदमत सेंटर बने हुए हैं पुलिस के, मैं वहाँ पर गया और वाकई मैं हैरान हो गया कि वहाँ पर अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस गुम गया है वहीं पर रिपोर्ट हो जाएगी, वहीं पर जो है उसका इजरा हो जाएगा और वहीं पर वो आपकी तस्वीर बनाएंगे और आप मिनटों में ये काम जो है वो अब हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर एक तरफ होते थे, कई दिनों का टाइम जी बिल्कुल ये चीज़ अब नहीं है, तो आपको ये चीज़ नहीं है। मैंने इंटरनेशनल बनवाना था, उन्होंने कहा जी आप अपने पासपोर्ट की कॉपी दें, ID कार्ड की कॉपी दें, सामने बैठे आप, ये उन्होंने करके तो वो मुझे डेट दे दी कि जी इस तारीख को आपका बन जाएगा। और मैं वाकई मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात थी कि बगैर धक्कम पेल के, बगैर लाइन में लगे ये चीज़ें जो है वो हो गई। अब बात यह है कि एक तरफ तो महकमा जो है वो इतनी सहूलत आवाम को दे रहा है, तो वहाँ पर आवाम पर भी लाजिम होता है कि सबसे पहले तो वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, लेकिन उसके लिए पहले ड्राइविंग सीखें, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लाजमी बनवाएं, जगह से ही सीखें, सर्टिफाइड इंसान से सीखें, किसी ऐसे इंसान से सीखें जो वाकई में आपको ड्राइविंग रूल्स भी साथ साथ सिखा सके, क्योंकि लोग ड्राइविंग तो सीख लेते हैं लेकिन ये चीज रिदा, ये हम चीज देखें, मैं सॉरी यहाँ आपकी बात टाइम काट रहा हूँ, हमारे पास कम है, इसको निसाब का हिस्सा लाजमी बनाना चाहिए। पूरी दुनिया में ये निसाब का हिस्सा है लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं, बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स आखिर क्या हैं, लेन लाइन की खिलाफ वर्जी, इशारा देने की कितनी जरूरत होती है कहीं पे मुड़ने से पहले। खैर एक अच्छा इकदाम है कि अब वीडियो से रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। थैंक यू सो मच इमरान यूनस और साथ ही साथ इरफान मलिक हमारे साथ है। थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी हम चलेंगे हेडलाइंस की तरफ और हेडलाइंस के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जिनको कोई तकलीफ़ है लेकिन उनको पता नहीं होता कि वो मेडिसिन की तरफ जाएं या फिजियोथेरेपी की तरफ जाएं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है, किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है और किस तरह से आप जज कर सकते हैं कि आपको
मेडिसिन लेनी है, दवा से आपका इलाज होगा या फिजियोथेरेपी से जो है आपको शिफा मिलेगी। इसके लिए हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर तहमीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें बताइएगा कि फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है? बेसिकली फिजियोथेरेपी एक नाम से ही आपको पता चल जाता है कि आपने एक्टिवली जो भी अपने बॉडी के साथ मूवमेंट्स करनी है, उसके नतीजे में आपको जो थेरेपी विद इन योर एफर्ट्स जो आपको प्रोवाइड होंगी वो फिजियोथेरेपी है। आप अपनी बॉडी में कोई एक्सरसाइजेस करते हैं, कोई इंटरनल मैन्यूवर ऐसे यूज़ करते हैं जिसमें डीप ब्रीदिंग वगैरह भी आ जाती है, या कोई थेरेपिस्ट आपके ऊपर कुछ वर्कआउट करता है, जिसमें अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ चली गई हैं चीज़ें, जिसमें मॉडर्न अल्ट्रासाउंड, नीडल थेरेपी, कपिंग और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इन हो गई। इवन इन पाकिस्तान पहले थी यूरोप साइड पर और बाकी, लेकिन अब पाकिस्तान में बहुत इन हो गई। इन सब के इस्तेमाल को कलेक्टिवली फिजियोथेरेपी कहा जाता है, जो कि अल्टीमेटली आपके मसल्स और बोन्स के साथ डील करती हैं, और ना कि सिर्फ जनरल पॉपुलेशन में बल्कि आफ्टर एंड बिफोर गायनी। ये एक बहुत बड़ा मामला है कि हमारी यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे ड्यूरिंग गायनोकोलॉजिकल पीरियड सारा, और उसके बाद भी एक बॉडी डी शेप और वो सारी चीज़ें वो भी इसी से ही ट्रीट होती हैं। सही। और एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एक पूरा समझ लें एक पिक्चर है जो कि फिजियोथेरेपी कहलाती तो ये है। इसका रुझान भी जो है हम देख रहे हैं कि आवाम में अब बढ़ता ही चला जा रहा है और ज़्यादा लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पहले आपको समझ नहीं आती थी ये चीज़ जो थी, इतनी आम नहीं थी उस तरह से। तो अब लोगों को पता होता है कि हमारे अगर जोड़ों में दर्द है, जॉइंट पेन है, गर्दन में दर्द है, पट्टे खींचे हुए हैं या इस तरह की कोई भी इशू है, तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आप किस तरह से जज कर सकते हैं कि कौन कौन से मर्ज़ हैं जिसका आप इलाज करवा सकते हैं एक फिजियोथेरेपी से? बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपसे मेंशन किया कि एक मामूली सी नेक पेन, बैक पेन से लेकर कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स के पोस्ट ऑप आपका घुटना चेंज हुआ है फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का, उसको एक रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करेगा। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ इस सिलसिले में कि अब लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। ऐसा ही होता है बैक इन टाइम, अगर हम अपने मदर और ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ देखें तो वो उनको हॉस्पिटल जाने का नहीं पता था, वो कोई करीबी कोई हकीम होता था, दवाई ली, ठीक हो गई। लेकिन अवेयरनेस आई, एजुकेशन के साथ पता चला कि ओके अब हमने इस तरह से हॉस्पिटल्स जाना है, क्लिनिक्स जाना है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला। पहले उसको भी बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया जाता था, दवाई ना लो, ये ना करो, लोग मर जाते थे इवन कि भाई नहीं दवाई से पता नहीं क्या हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर अवेयरनेस आई और अब फिजियो एक समझ लें बूम के साथ है पाकिस्तान में भी, कि बहुत सी ऐसी कंडीशंस इवन कि अब तो ये एस्थेटिक्स के साथ वर्क कर रही है कि आपको फॉर एग्जांपल एक मिसाल है कि आपका पेट बहुत बड़ा है, अच्छा। और आप एस्थेटिक क्लिनिक जाते हैं, वहाँ पे आपको वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई आपकी फलाना सर्जरी होगी। जी बिल्कुल, फलाना सर्जरी होगी, और फिर फर्दर वो आपको बताते हैं कि ये एक टीम वर्क होगा। हम लेज़र का भी यूज़ करेंगे, साथ में आपको फिजियो भी साथ साथ करनी होगी, क्योंकि जो मसल्स हैं लेज़र उनको कुछ इस तरह से स्टिमुलेट नहीं करेगी। हाँ ये है कि वो फैट्स आपके ज़रूर ख़त्म करेगी। फिर उस सिलसिले में अब ना ही सिर्फ कहीं बीमारियों के साथ साथ, अब ये एज अ क्लाइंट भी अगर कोई हमारे पास आया वो एक बीमारी के साथ नहीं आया, तो हम उसको भी ट्रीट कर रहे हैं। तो ये अब ये है कि बहुत सी ऐसी कंडीशन है। फिर बच्चे भी इसको फिटनेस के लिए, और फिर छोटे बच्चे जो हैं सीपी के साथ हैं, और बाकी ऐसी कंडीशन जिसमें उनके पट्टे खिंच जाते हैं। सीपी से मुराद ऐसे बच्चे आमतौर पे घर का बड़ा बच्चा जो होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस, या वो बच्चे पैदा होते रोते नहीं हैं, ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंचती है, तो एक ख़ास किस्म की कंडीशन उनमें प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं हम सेरेब्रल पाल्सी, सीपी चाइल्ड उसको कहा जाता है। तो एक स्टिफनेस ऑफ नेक होती है, बॉडी खिंची हुई होती है, ख़ास पोस्चर होता है। अच्छा। माशाल्लाह बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हम अपने क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स में सीपी चाइल्ड जो है ख़ास तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ। अच्छा, इसकी फिजियोथेरेपी की भी टाइप्स होती हैं आगे? जी, फिजियोथेरेपी अभी मैंने जैसे आपको मेंशन किया है कि अब डिपार्टमेंट्स बन गए, ऑर्थोपेडिक, फिजिकल थेरेपी बन गया है, फिर न्यूरो फिजिकल थेरेपी बन गया है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी बन गया है, फिर पीड्स बन गया है, गायनी बन गया है, सब ब्रांचेस बन गई हैं। और ये आप बेसिकली एक डिग्री लेने के बाद ये स्पेशलाइजेशंस हैं जो आप करते हैं, उसके बाद इन्हीं में आप अपनी रिसर्च वर्क कंटिन्यू करते हैं। और इंटरनेशनली बहुत से पाकिस्तान के फिजियोथेरेपिस्ट हैं
नामवर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर एहसान जावेद हैं, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा कमर, जिनकी रिसर्चेज और जिनका जो वर्क है फिजियोथेरेपी में वो बहुत ज़्यादा इन हो चुका है। डॉक्टर सलमान बशीर हैं, तो एक नाम बन गए इंटरनेशनली, जिन्हें लोग जानते हैं, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम जब फिजियोथेरेपी का नाम लेते हैं तो हम क्योंकि सिर्फ यही सोचते हैं कि कोई बीमारी है, कोई संगीन मसला है तो तभी हमें क्लिनिक जाना है और इस तरफ आना है, लेकिन जब नॉर्मली अगर आपको कहीं पे दर्द है, आपके जॉइंट पेन है फॉर एग्जांपल, जो क्या कि आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है। पहले तो होता था ना कि ये जो मसाइल थे कि आपके जोड़ों में दर्द, कमर का दर्द और ये गर्दन की तकलीफ, ये सिर्फ ओल्ड एज में होती थी, लेकिन अब क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है, फिर हमारी डाइट ऐसी हो चुकी है कि ये जो मसाइल है ना यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ये छोटे छोटे मसाइल लेकर भी लोग आपके पास आते हैं, तो इसका इलाज आप किस तरह से करते हैं? पहले तो हम उनको कहते हैं कि अपनी पोस्चर ट्रेनिंग करें। अच्छा। जो ऐसे बच्चे स्टूडेंट्स हैं, लैपटॉप का यूज़ करते हैं, इवन यहाँ पर देखें स्टूडियो में बहुत से लोग एक ही पोस्चर में बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल कैमरा मैन है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर यूजेज है, वो एक ही पोस्चर में ऐसे करके बैठे हैं, जिससे अल्टीमेटली कुछ मसल्स उनके जी बिल्कुल कुछ मसल अकड़ जाते हैं, जिनको हम शॉर्टनिंग कहते हैं, कुछ खिंच जाते हैं, स्ट्रेचिंग जिसको कहते हैं। अब मसल जब दो इम्बैलेंस आएगा, देखिए एक टेंट्स लगे हुए हैं आपके और दरमियान में आपके पिलर्स हैं, अब एक तरफ से टेंट मजबूत नहीं रहेगा, कमजोर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ गिर जाएगा। ख्वाह वो पिलर है दरमियान में, स्पाइन दरमियान में है, लेकिन मसल्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि एक साइड की वीकनेस दूसरे को इस तरह से जो है ना सफ़र करने पे मजबूर कर देती है। फिर उनको सबसे पहले हम पोस्चर ट्रेनिंग देते हैं। देखें पहले ऐसा होता था कि अंधेरे में तीर चला दिए बगैर देखे, लेकिन अब मैं जितने भी लोग देख रही हूँ, मेडिकल से, फिजियो से, सर्जरी, ये सब पहले टेस्ट, एक्सरे, एमआरआई, इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया कि हम पहले देखें कि मसला क्या है। ये नहीं कि मेरे पास 10 पेशेंट्स हैं गर्दन की दर्द के साथ, मैं 10 के 10 को एक ही चीज़ बता रही हूँ। नो, ऐसा नहीं है। अब आपकी हेल्थ कंडीशंस के लिहाज से, फिर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपकी फैमिली की हिस्ट्री के आपकी फैमिली, अब देखें एक पेशेंट है, उसकी फैमिली में ही अर्ली एज में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इस तरह की चीज़ें इन हैं, अब वो मेरे पास आया, मुझे इसकी हिस्ट्री नहीं पता कि उसके मदर फादर में किसी को ये मसला है, और अर्ली एज में ही उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, जो कि स्पाइन को भी अफेक्ट करता है। अब मैं वही मसल्स वाली बता दी, नहीं जी आप खींचें इसको, यूँ करें वो करें, ठीक हो जाए, वो 10 दिन बाद फिर आया, मैं वैसे ही हूँ। तो अब क्या ज़रूरी था कि मैं उसकी टेस्टिंग करवाती। तो अब एक ये जो तो टेस्टिंग किस तरह से होती है? ये एक्सरेज वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल, एक्सरे होते हैं, फिर आपके ब्लड टेस्ट होते हैं। जैसे अब मैंने आपको मिसाल दी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, उसमें फिर आपके ब्लड टेस्ट आपको बताते हैं कि हाँ जी ये प्रॉब्लम इस पेशेंट को चल रहा है। फिर आप उस लिहाज से मेडिकली एंड फिजिकली दोनों तरह से ट्रीट करते हो। अब ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट मेरे पास है, उसे मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन मैं कहूँ नहीं बस आप फिजियो करवाएं। नो, अब एक टीम वर्क के तौर पे आप काम कर रहे हैं। फिजियोज कुछ ऐसे फिजियोज हैं जो बहुत अच्छी पेन किलर्स और इस अप्रोच को यूज़ करके फिर अपनी फिजियो की तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। पहले हाथों की मदद से लगे होते थे, स्ट्रेचिंग कर ली, खींच लिया, तान लिया। नो, अब ट्रैक्शन यूनिट्स आ गए हैं बाकायदा, जो कि कुछ सेंटर्स में रख दिए गए हैं, जो कि फिजियोज को असिस्ट कर रहे हैं इस तरह से कि पेशेंट को एक ख़ास फोर्स के साथ ट्रैक्शन दी जाती है। ट्रैक्शन एक ऐसा इलाज है खासतौर पे मोहरों के मरीजों के लिए जिनके मोहरे दब जाते हैं। सही। अब कोई भी चीज़ दबी हुई है, उसको आप खींचेंगे तो स्पेस जब जनरेट होगी तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। अच्छा, इसके सेशंस भी बहुत ज़्यादा तवील चले जाते हैं, तो लोग इस चीज़ से डरते हैं कि हमें बार बार जाना पड़ेगा। ये तो है। देखिए जो भी चीज़ प्रोलॉन्ग असर रखती है वो असर होने में भी टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि आपने मेडिसिन ली है, उसने तो डायरेक्ट आपके सिस्टम्स पे जाके असर किया है और फ़ौरन पेन रिड्यूस कर दी है, फ़ौरन ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो गई हैं बॉडी में और आप रिलीफ फील करते हैं। ऐसा फिजियो में नहीं है। फर्स्ट 2 सेशंस, पहले तो मैंने आपको बताया पहला दिन तो सेशन होता ही नहीं है, पहले दिन तो सिर्फ टेस्टिंग वगैरह होता और हिस्ट्री और फिर नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और फिर दूसरे तीसरे सेशन से पेशेंट को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलना शुरू होता है। और दूसरी बात मेरी दरमियान में रहेगी कि जो मैं आपको कह रही थी पोस्चर, उसमें बहुत सी प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर्स भी आ गई हैं। पाकिस्तान में अभी तक ये सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं किया गया कि जब आप हायरिंग करते हैं अपने पास किसी भी एम्प्लॉय की और आपको पता है कि इस बंदे ने 8 घंटे कंप्यूटर पे वर्क करना है, तो अर्गोनॉमिकली चीज़ें डिज़ाइन नहीं है अभी यहाँ पर। ये सोफ़ा है, इस पर बंदा बैठ के काम कर रहा है, कुछ चेयर्स हैं, काम करें। अब कोई इतने टॉल होते हैं, हाइटेड होते हैं, कोई शॉर्ट स्ट्रेचर के होते हैं, सब एक जैसी चेयर पे बैठे हुए हैं ना। अब जो टॉल है उसके लिए भी मसला है, जो ज़्यादा शॉर्ट स्ट्रेचर का है उसके लिए भी मसला है।
तो अर्गोनॉमिकली चीज़ें डिज़ाइन ना होने की वजह से ये यंगस्टर्स में ये चीज़ें ज़्यादा और हैं। बच्चे भी हैं हर वक्त मोबाइल, वो एक हाँ, पोस्चर बिल्कुल। हुई जैसे आपने कहा है, तो वो सेम पोस्चर में बैठे रहते हैं घंटों के हिसाब और से। वो बचपन से ही पोस्चर डेवलप होना शुरू हो जाता है इसमें। और ना मोबाइल यूज़ करने से सिर्फ उनकी मस्कुलर हेल्थ इफेक्ट होती है, बल्कि उनका जो ब्रेन हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा क्योंकि इफेक्ट जो होती है। फिजियोथेरेपी है ये तमाम एज ग्रुप्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इक्वली इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉम द वेरी यंग एज, लाइक आपके जो पीड्स पॉपुलेशन है, छोटे बच्चे से लेकर जीरेट्रिक पॉपुलेशन, जिनको हम वेरी ओल्ड पीपल कहते हैं, उन तक इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको मेंशन किया है कि जनरल कंडीशंस के साथ साथ पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस, प्री सर्जिकल कंडीशंस, उन सब के लिए। और स्पोर्ट्स में देखें, हर टीम के साथ एक फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद है। वाई? बिकॉज दे नो हाउ टू ट्रीट अ मसल, कि कैसे आपने उसको फ़ौरन से ठीक करना है। तो ये चीज़ें जो हैं अच्छा, एक आजकल बहुत बड़ा मसला है कि हाथ पांव सुन्न हो जाना, जो अचानक से बैठे बैठे आपको फील होता है कि यू कैन फील देम एनीमोर, या फिर कीड़ियाँ चलना जैसे उसको कहते हैं आम अल्फाज में, तो उसकी क्या वजह होती है और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहली वजह इसकी ये है, जो कि ज़्यादातर अब यंगस्टर्स में देखने को आ रही है, दे डोंट हैव मिल्क, ओरिजिनल मिल्क, और है भी तो वो पीते नहीं है। एग्जैक्टली। ठीक है, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता फिर बोन्स वीक होना शुरू होती हैं और मसल्स। अब हर मसल सेल को काम करने के लिए कैल्शियम की और बाकी मिनरल्स की ज़रूरत है। पहली बात तो ये डेफिशिएंसी आ गई। दूसरी वजह क्या हो सकती है कि आपके किसी मोहरे में कोई ऐसा मसला चल रहा है कि जिसके ऊपर कोई दबाव है, या कोई ऐसा मैकेनिकल, इसको कॉज कहते हैं हम, कि कोई दबाव की वजह से, किसी चोट की वजह से जो हमारी रगें मोहरों के साइड से निकल रही हैं, नर्व्स जिनको हम कहते हैं, वो दब गई हैं। अब वो दबने की वजह से, फॉर एग्जांपल, एक मेरी रग इधर से निकल रही है और वो सप्लाई मुझे इधर कर रही है, वो दबी इधर हुई है, लेकिन पेन, सुनपन मुझे इधर महसूस हो रहा है। तो ये अल्टीमेटली दूसरा मैकेनिकल कॉज आ गया, एक डाइट, एक मैकेनिकल। थर्ड फिर क्या कॉज आता है कि आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकली जो चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें आपकी विटामिन B12 और थायमिन जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, अब वो नहीं है बॉडी में सही तरह मौजूद। उसकी एक्यूरेट जो एडिक्वेट एक कंसंट्रेशन बॉडी में होनी चाहिए, वो नहीं मौजूद। अब वो क्या करता है, जो नर्व्स हैं, एक तरह से उसका वो फूड है, वो उनको नरिश करता है। अब नर्व्स के पास इनफ फूड ही नहीं है, वो कैसे वर्क तो करेंगे? इस तरह की कंडीशन में कोई आपके पास आता है तो आप साथ उनको दवा भी कोई तजवीज़ करते हैं, जी, सप्लीमेंट्स वगैरह भी देते हैं? बिल्कुल इसी तरह आमतौर पे B12 सप्लीमेंट्स उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद जो मल्टी वाइटामिन्स हैं, उनकी कैटेगरी में फिर जाया जाता है। अच्छे मल्टी वाइटामिन्स अवेलेबल हैं। फिर इसमें एक विटामिन D की डेफिशिएंसी, ये सब चीज़ें आपको अल्टीमेटली टेस्ट बताते हैं कि इस पेशेंट में क्या वजह है। सही। अगर आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सबसे पहले आपके टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और उन टेस्ट के बाद देखा जाता है कि आपको किस तरह से ट्रीट किया जाना है। और फिर जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि हर एज ग्रुप के लिए इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखने के लिए भी, बल्कि आपके जो जोड़ों में दर्द या फिर कोई भी मसला है, यू शुड गो फॉर इट। डॉक्टर तहमीना हमारे साथ ही आज, और उन्होंने हमें फिजियोथेरेपी के हवाले से एक ब्रीफ सेशन दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। और अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा से आए आपके साथ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि आजकल आज के मौसम में जब गर्मी होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, हब्स होती है, तो लोग अवॉइड करते हैं जिम जाना। तो आजकल के मौसम में जिम करना कैसा है, इस हवाले से हम अपने गेस्ट से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ज़रूरियात होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जिनको हम पूरा करके अवॉइड कर सकते हैं बीमार होना मज़ीद, और आजकल भी जिम करना किस हद तक इम्पॉर्टेंट है। हाफिज़ खालिद मलिक हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, जो कि हैं CEO बॉडी जोन जिम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या अल्लाह का शुक्र। आप थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो आजकल जो लोग होते हैं बड़ा अवॉइड करते हैं कि हमने जिम नहीं जा सकते, क्योंकि वो वैसी लेज़ी फील कर रहे होते हैं या फिर निढाल फील कर रहे होते हैं, क्योंकि पसीना बहुत होता है, आ रहा होता है, हब्स होती है। तो किस तरह से हम आजकल के मौसम में जिम को कंटिन्यू कर सकते हैं? अच्छा मैम, पहली बात तो ये है कि मौसम कोई भी हो, जिम किसी भी सूरत पे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर नहीं करना तो उसकी बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन ये एक मिथ बनी हुई है कि आजकल के मौसम में, जैसे लोग कहते हैं, जोड़ कच्चे हुए होते हैं, खून पसीना एक हुआ होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें जिम नहीं करना चाहिए। हमारे स्टूडेंट अक्सर हमसे ये क्वेश्चन करते हैं। उसका आंसर सिंपल ये है कि अगर आप बिगनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं,
तो फिर ये जो अगस्त का महीना है ये वेट कर ले, इस महीने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। अगर खुदा न खास्ता आपको ऑलरेडी कोई इंजरी है तो फिर आप इस महीने में ब्रेक दे लें। और दूसरा ये है कि जहाँ तक बात है कि ट्रेनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। देखिए इसके लिए सिर्फ आपका जिम का जो टेम्परेचर है, जो एसी का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर जो है, जो रूम का, जिम का, जहाँ भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अब कोई मसला नहीं है। तो वजह क्या होती है, क्या कि जोड़ों का कच्चा हो जाना, तो और क्या क्या रीजंस होते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपका बॉडी का अपना टेम्परेचर मेंटेन है, बॉडी जो है मतलब ओवर हीट नहीं है, या फिर अगर आपकी बॉडी जो है उसमें डिहाइड्रेशन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि स्वेटिंग चूँकि बहुत ज़्यादा होती है, मसल को आप समझ लें कि हवा नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है। देखिए कुदरती तौर पर ये वेदर जो है ना, इसमें ह्यूमिडिटी होती है, जिस वजह से सांस भी सम टाइम आपको थोड़ा मुश्किल से लेना पड़ता है। अच्छा, उसके लिए सिर्फ ये है कि अगर आपका टेम्परेचर ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ठीक है, अगर आपका वाटर इनटेक पूरा है, देखिए इंसानी बॉडी जो है ना 70% वाटर है उसमें। अगर वो वाटर उस लेवल से जब डाउन जाता है ना, तो तब आप डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं। जब आपका वाटर मेंटेन रहता है तो फिर आप डिहाइड्रेशन के शिकार नहीं होते। तो फिर आपको जिम करना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जिम के। तो अगर आप जिम में जाते हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि बाहर आप बहुत गर्म मौसम से एकदम से ठंडे टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पे एसी चल रहे होते हैं, तो उसमें जाके आप जिम स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद जो दर्द है वो निकलता है, जॉइंट पेन स्टार्ट होती है और मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो उसको किस तरह से बाहर का टेम्परेचर भी मेंटेन करना ज़रूरी है जिम का? जी बिल्कुल। देखिए आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो ये है कि जिम जाते साथ ही आपका वार्म अप अच्छा होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 मिनट का। दूसरा आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी होनी चाहिए। जब आप स्ट्रेचिंग अच्छी करते हैं, वार्म अप अच्छा करते हैं, तो फिर इंजरी होने के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। जैसे ही हम एसी से निकल के जिम में जाते हैं, या जिम में कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम गाड़ी से निकलते हैं तो फिर थोड़ी स्वेटिंग होती है हमें, तो जब हम जिम के अंदर एंटर होते हैं तो ज़्यादा कूलिंग की वजह से भी फौरी तौर पर हमारे मसल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। उससे ये होता है कि फिर हम कहते हैं कि हमें बल पड़ गया है, मतलब मसल जो है वो खिंच गए हैं हमारे, तो ये बिल्कुल ठीक है ये बात। उसके लिए सिर्फ उससे बचने के लिए ये है कि एक तो आपने जाते साथ ही सबसे पहले बॉडी का वार्म अप अच्छा होना चाहिए आपका। देखिए ट्रेनिंग आपको तब तक स्टार्ट नहीं करनी चाहिए जब तक आपका बॉडी का टेम्परेचर अच्छा नहीं है, वार्म अप अच्छा नहीं है। और एंड पे आपका कूल डाउन भी उतना ही जरूरी है। कूल डाउन भी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। वेरी नाइस, बड़ा अच्छा आपका मसला। अच्छा, उसके लिए ये है कि आप अगर स्ट्रेचिंग आपने बहुत अच्छी की है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर्दियों में वार्म अप करने के लिए आपको 30 से 40 मिनट लगते हैं। अच्छा। आजकल के मौसम में सिर्फ 10-15 मिनट ही, 10 मिनट ही वार्म अप आप कर लेना। अच्छा। तो उसके बाद ही स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वार्म अप यूजुअली लोगों का होता है 2-3 मिनट्स का। ऐसा ही है। हाँ। एक्चुअली ना डायरेक्ट एसी से बचे। अगर आप डायरेक्ट एसी के नीचे खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर डेफिनेट आप खुद से साथ आपको स्वेटिंग भी हो रही हो और एकदम से आपकी कूलिंग भी बॉडी के ऊपर पड़ रही है, तो ऑब्वियसली फिर अपने साथ आप जाती कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो आजकल कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो जैसे कि कार्डियो, क्योंकि कार्डियो में ज़्यादा आपकी जो हार्ट बीट है वो हार्ट रेट ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन भी आपको उसमें ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये भी डिफरेंस होता है कि आजकल कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हमें अवॉइड करनी चाहिए? अच्छा, देखिए एक्सरसाइज अवॉइड तो कोई भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन कार्डियो जो है ना ये बड़ी बेस्ट एक्सरसाइज है। कार्डियो जो है सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक की एक्सरसाइज है। कार्डियो आपकी लाइफ है। कार्डियो होगी, योगा होगी, स्विमिंग होगी, ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी लाइफ है। इनको लाइफ के अंदर जब तक हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, इसको लाइफस्टाइल नहीं समझेंगे। देखिए बॉडी बिल्डिंग जो है ये मदर ऑफ स्पोर्ट्स है। आप दुनिया की कोई भी ट्रेनिंग कर ले, कोई भी गेम कर ले, सबसे पहले आपको बॉडी बिल्डिंग ज़रूर करनी पड़ेगी। सही। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग जो है इसके आपके पट्टे मजबूत होते हैं, इससे आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है। देखिए आपकी मेंटल हेल्थ होगी, स्पिरिचुअल हेल्थ होगी, ओवरऑल हेल्थ होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ होगी, ये जितनी भी हेल्थ है, हाँ इंटरलिंक्ड आपस में। अच्छा, अब अगर आपका ब्रेन हेल्दी होगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी तो ब्रेन हेल्दी होगा।
बॉडी हेल्दी करने के लिए मैं कहता हूँ ये जो इंटरलिंक्ड है आपस में चारों हेल्थ जो है इनको अच्छा करने के लिए जस्ट और एक हेल्थ अच्छी करनी है। यू स्टार्ट फीलिंग एक्टिव। अगर आप जिम जाते हैं आजकल तो आप ना कि आपकी फिजिकल हेल्थ पे उसका तो असर पड़ ही रहा होता है, आप को मेंटली बहुत ज़्यादा फ्रेश फील हो रहा होता है। देखिए आपका स्ट्रेस रिलीज हो रहा होता है, एंग्जाइटी रिलीज हो रही होती है, फिर आपकी हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में डेवलप हो रहे होते हैं। इसके अलावा ये है कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, तो हर तरह से ओबेसिटी का शिकार हैं, आर्थराइटिस है, अगर आपको खुदा न खास्ता जोड़ों का दर्द है, तो एक्सरसाइज किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं है एक्सरसाइज। और आजकल जाते जाते लास्ट मैसेज कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको हमें अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए? ज़्यादा जूसेस लेने चाहिए क्या? हमें जो लिक्विड डाइट है उसकी तरफ ज़्यादा जाना चाहिए जिससे सेहत पे मुस्बत असर हो? आजकल तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी देखें वेजिटेबल्स हैं, जूसेस हैं, ये ज़रूर लेने चाहिए ताकि आपकी बॉडी का जो वाटर है वो भी मेंटेन रहे, ठीक है। और डाइट वो खानी चाहिए, देखिए बहुत ज़्यादा सॉलिड डाइट खाने से, ठोस ग़िज़ा खाने से थोड़ा सा परहेज़ करें क्योंकि गैस्ट्रो के आजकल अमराज कॉमन हुए हुए हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉलिड चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारे गैस्ट्रो के अमराज में इजाफा होता है, तो उससे आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है। तो जितना आप जूसेस लें, फ्रूट्स लें, जितना लिक्विड लें, लेमन पानी ले लें, लेमन वाटर ले लें, इस तरह की चीज़ें पिए, उससे इंशाल्लाह ताला आप हेल्दी और फिट रहेंगे। जितना लिक्विड इंटेक ज़्यादा होगा। और ये बिल्कुल एक मिथ है, ये तासुर गलत है कि आजकल जो जिम करना वो गलत है। जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, और इससे ना सिर्फ आप फिजिकली हेल्दी रहेंगे बल्कि मेंटली भी आप स्टेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच CEO बॉडी जोन हाफिज़ खालिद मलिक आज हमारे साथ स्टूडियो में थे। थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा।